तो भाई एंजल वन में हमको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और क्यों गिरावट हो रही है और लॉन्ग शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है, लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में पूरा बने रहना और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार और वीडियो को कर दो लाइक। अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5-6 दिन के अंदर ही ये 10-12% गिर चुका है और गिरते ही जा रहा है। तो चार्ट में समझाने से पहले मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल दिखा देता हूँ कि मेन गड़बड़ कहाँ हो रही है जिस कारण स्टॉक इतना गिर रहा है। उसके बाद हम चार्ट में भी समझेंगे कि हम किस लेवल पे इसको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब बातें आगे करेंगे। पहले हम चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पीई अभी चल रहा है 20 का, जो कि अभी ये शेयर रियलिटी में महँगा है। भले ही ये इतना गिर चुका है फिर भी ये शेयर महँगा है क्योंकि इंडस्ट्री का इसका पीई है 15 का, लेकिन स्टॉक का पीई कितना चल रहा है 20 का। इसका मतलब ये स्टॉक अभी महँगा है, हो सकता है ये आगे और भी गिरे। तो अब चलते हैं कंपनी की सेल के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक। सितंबर तक देखिए आप पूरी यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है और बढ़ता जा रहा था, शेयर में भी कोई दिक्कत नहीं, मस्त आराम से अपना बढ़ता जा रहा था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई जब आए दिसंबर के रिज़ल्ट, दिसंबर के क्वार्टरली रिज़ल्ट जैसे ही आए, इनकी सेल्स 1500 करोड़ राउंड फिगर में पकड़ता हूँ, 1500 करोड़ से लेके 1250-62 करोड़ समथिंग में आ गई। जैसे ही ये ड्रॉप हुई शेयर का गिरना चालू हो गया और फिर आप देखें शेयर गिरती इसकी सेल्स गिरती गई, फिर मार्च में 1050 करोड़ हो गया, उसके बाद फिर जून में जून में भले ही इनकी सेल्स बढ़ी, लेकिन इनकी फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गई, अगर हम इनका प्रॉफ़िट देखेंगे तो देखो भले इनकी सेल बढ़ गई, थोड़ी-सी बढ़ी वो भी और उसके बावजूद इनका प्रॉफ़िट जो है वो माइनस में गया, बढ़ा तो नहीं उल्टा माइनस में चला गया। तो अब हम आते हैं पहले अगले पॉइंट पे अपने। तो जैसा कि आप अब यहाँ पर हम बोरोइंग देखें, उससे पहले आप एक चीज़ समझिए कि कंपनी की सेल कब बढ़ती है। तो मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, आप समझ लो ये प्लेन है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आखिर कंपनी की सेल कब बढ़ती है। जैसे मान लो कंपन जो एंजल वन है, सीडीएसएल है, ये सब शेयर क्या हैं? ये सब शेयर चलते हैं जब इनके क्लाइंट बढ़ते हैं, जब ये सब शेयर चलते हैं। कोई भी कंपनी जब उसका कस्टमर उसके पास आता है, तब ये सब शेयर ग्रो करते हैं। मानते हो ना ये बात? तो अब आप एक बात बताओ, अगर जब मार्केट जैसे कि अभी साल भर से गिर रहा है, नीचे जा रहा है, कोई भी मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, नीचे जा रहा है मार्केट या तो कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे जा रहा है। अब इन सब जो हैं एंजल वन, ग्रोथ, ज़ीरोधा इनके क्लाइंट कब आते हैं? जब जैसे मान लो लोग पैसे बना रहे होते हैं। लोग मान लो ये लोग हैं और ये लोग पैसे बना रहे हैं, तो एक को देख के एक इंसान आता रहता है शेयर बाज़ार में, शेयर मार्केट में एक के बाद एक इंसान आता है कि अरे ये पैसे बना रहा है, ये पैसे बना रहा है, हम भी अकाउंट खोलेंगे, पैसे बनाएँगे तब। तो जब मार्केट गिर रही होती है, तब तो उल्टा सब इससे एग्ज़िट लेते हैं, तब इससे सब एग्ज़िट लेते हैं। शेयर मार्केट से सब एग्ज़िट ले लेते हैं, जब मार्केट गिर रही होती है, तब सब शेयर मार्केट से एग्ज़िट लेते हैं। क्यों लेते हैं एग्ज़िट? क्योंकि मार्केट गिर रही है, सिंपल सी बात है। इन सब जो भी ऐप है ज़ीरोधा, एंजल वन, ग्रो, इनको नए क्लाइंट तो मिलेंगे नहीं, उल्टा जो क्लाइंट हैं इनके पास, वो भी अपना ऐप बंद कर देते हैं। पैसा ही नहीं बचता, लोग हारने लगते हैं, लोगों का लॉस होने लगता है, तो लोग ये सब जो भी लोग हैं, ये सब लोग गिरावट में चले जाते हैं। तो भाई कंपनी कहाँ से कंपनी का रिज़ल्ट तब अच्छा आता है जब मार्केट ऊपर जा रही हो, कंपनी को नए-नए क्लाइंट मिल रहे हों, तब इनका जो है रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। अब ये सब बात अलग करो, अब हम आ जाते हैं मेन अपने टॉपिक पे। अब बोरोइंग देखो, कंपनी की बोरोइंग्स अब कितनी हो चुकी हैं? कंपनी की बोरोइंग्स हो चुकी हैं, कंपनी के ऊपर 3400 करोड़ का कर्जा है। लेकिन ये पॉइंट वैलिड नहीं है क्योंकि कंपनी की जो रिज़र्व हैं, जो उनके पास पैसा है इन हैंड कैश पड़ा हुआ है, वो है 332 करोड़। तो वो बढ़ के हो चुका है 5500 करोड़। मतलब ये पॉइंट वैलिड नहीं है, जहाँ अगर कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ा तो उनके पास रिज़र्व भी है अच्छा, बहुत बढ़ चुका है। 2015 में अगर हम देखेंगे तो 300 करोड़ सिर्फ रिज़र्व था और आज की डेट में उनके पास 555 करोड़ का रिज़र्व पड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है होल्डिंग। होल्डिंग किसके पास कितनी है? अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आप नोटिस कीजिए प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स के पास मार्च में थी 35% होल्डिंग और जो एकदम से एक ही क्वार्टर में 29% पे आके खड़ी हो गई। मतलब समझ रहे हो बहुत बड़ा प्रमोटर्स ने ये बेचा है अपना शेयर, तो उनकी प्रमोटिंग काफ़ी गिर चुकी है। उसके बाद एफआईआई, डीआईवी ने या इसका भी देख लीजिए, एफआईआईज़ ने
13 पॉइंट से लेके 14 मतलब 1 पॉइंट का सिर्फ जंप आया जो कि बहुत बड़ा जंप नहीं है। उसके बाद अगर हम डीआईएस का देखेंगे तो वो भी 14 से लेके सिर्फ 16-17 आया, थोड़ा ही सा आया है। मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मेन दिक्कत आ रही है यहाँ पब्लिक में। जैसे देखेंगे पब्लिक कंटिन्यू इसमें बढ़ती जा रही है, पहले 36% थी, फिर 37, फिर 39। जब तक पब्लिक इस शेयर से नहीं निकलेगी, पब्लिक निकलेगी तो वो शेयर कौन खरीदेगा? डीआईआईज़ खरीदेंगे, एफआईआईज़ खरीदेंगे। तो ये लोग जब खरीदेंगे तब ये शेयर बढ़ना, चलना चालू होगा। अगर पब्लिक के पास ज़्यादा माल जा रहा है इसका मतलब शेयर नेगेटिव ही होता रहेगा, क्योंकि कभी भी हमेशा पब्लिक ही फँसती है। तो जब तक अगर पब्लिक इस शेयर से निकलेगी नहीं और इसकी पब्लिक कम होगी और प्रमोटर डीआईआईज़ नहीं खरीदेंगे, तब तक ये शेयर थोड़ा नीचे ही चलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले और हाँ, एक बात और सुन लीजिए आप। हम चार्ट पे डिस्कस करने से पहले हम 3 पॉइंट जान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या व्यू रख सकते हैं हम स्टॉक को लेके, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में क्या करना है, क्या नहीं, उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना और लाइक कर दो यार वीडियो को। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट निकल के ये आ रहा है, रिटेलर पार्टिसिपेटिंग राइजिंग इंडिया यंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग फाइनेंशियल अवेयरनेस आर पुलिंग मिलियन इनटू इक्विटी मार्केट, मोर डीमैट अकाउंट, मोर क्लाइंट फॉर ब्रोकर्स। तो अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो भी आने वाले टाइम में जैसे-जैसे फाइनेंशियल को लेके अवेयरनेस फैलेगी, तो यंग पॉपुलेशन इसमें शेयर मार्केट में आएगी और वो क्या करेगी? शेयर मार्केट में आके वो सिंपल सी बात है अपना डीमैट अकाउंट खोलेगी। तो ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ एंजल वन है, लेकिन एंजल वन, ज़ीरोधा और ग्रो, अब सिर्फ सब जितने भी लोग आएँगे वो सब ग्रो में तो नहीं जाएँगे, सब ज़ीरोधा में तो नहीं जाएँगे। तो जो बचेंगे कुछ एंजल वन के भी पास आएँगे। तो वो जो नए क्लाइंट मिलेंगे तो उससे कंपनी ग्रो होगी, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कंपनी का शेयर भी ऑब्वियस सी बात है ग्रो ही होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस हिसाब से अच्छा पॉइंट है ये, कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा कर सकता है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे जो कि है डिजिटल मॉडल एडवांस। एंजल वन रन्स अ लोअर कॉस्ट फुल्ली डिजिटल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म व्हिच स्केल्स इज फास्टर देन ट्रेडिशनल ब्रोकर। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है डाइवर्सिफिकेशन सर्विसेज एक्सपेंडिंग इनटू वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी एंड मार्जिन फंडिंग क्लाउड कुड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ जस्ट डेरिवेटिव्स। अब इसका मतलब समझिए, पहले इसका नाम होता था एंजल ब्रोकर, एंजल ब्रोकिंग के नाम से ऐप को जाना जाता था, लेकिन अब ये बन चुका है एंजल वन। मतलब अब ये एडवाइजरी भी देता है। आप बाकी ज़ीरोधा, ग्रो इन सब में ये सब नहीं देखेंगे कि ये सब मिलता हो एडवाइजरी की ये शेयर खरीदना चाहिए, ये शेयर बेचना चाहिए, लेकिन एंजल वन ये चीज़ कर चुका है। वो टिप्स वगैरह कह लो या फिर एडवाइजरी कह लो, वो ये सब भी देता रहता है कि ये शेयर अच्छा है, वो शेयर अच्छा है, वगैरह-वगैरह। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने चार्ट पे और समझते हैं कि हम इसको क्या चल रहा है आखिर चार्ट में, हम इसको कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें, शॉर्ट टर्म में क्या करें, लॉन्ग टर्म में क्या करें। भाई अब हम आ चुके हैं एंजल वन के चार्ट में। अब समझो ये क्या किया, ऊपर गया और ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अपना ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे आ गया। फिर वापस ये ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन एग्ज़ैक्ट वहीं से ही है वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है और अब तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से नीचे आने लगा है। तो अब हम इसमें क्या करें आगे? देखिए, मैं पहली बात तो क्लियर कर दूँ, आप जो भी डिसीज़न लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही पूछ के लें। मैं ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब हम समझते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं क्या करूँगा, या तो 2 सिनेरियो होंगे। पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में अगर आप हो तो मेरे हिसाब से अच्छा शेयर है, आप इसको एवरेज कर सकते हो। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि एवरेज सही जगह पे करना है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे एवरेज कर लिया, फिर यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ पे कर लिया। एवरेज का भी एक वो होता है कि हाँ भाई 5-6% गिरेगा तब हम एवरेज करेंगे, इतनी क्वांटिटी लेंगे, वो सब पहले समझना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि मतलब आपने यहाँ पे ले लिया 20,000 की शेयर, फिर यहाँ पे आपने थोड़ा-सा गिरा 2% फिर आपने ले लिया 20,000 का शेयर, ऐसा नहीं होता है। एक स्टेप वाइज़ होता है, स्टेप-स्टेप करके होता है। अब हम समझिए शॉर्ट टर्म में इस शेयर में क्या कर सकते हैं और मैं इस शेयर में क्या करने वाला हूँ। देखिए, अभी मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरे पास इसका एक भी शेयर नहीं है। जब यहाँ पे ये था तब मैंने इसको लिया था, फिर मैंने इसमें थोड़ा प्रॉफ़िट यहाँ पे बुक कर लिया था, क्योंकि मेरे को लगा था यहाँ से वापस ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकता है, तो मैंने यहाँ या यहाँ पर कहीं पे अपना प्रॉफ़िट जो है वो बुक कर लिया था। अब मैं इस शेयर में कब एंट्री लूँगा, अब वो समझो। अब मैं इस शेयर में तब एंट्री लूँगा
ये जो है ना ये 200 ईएमए का वो आ रही है ट्रेंड लाइन। या तो अब ये शेयर यहाँ आके यहाँ से कुछ पुल बैक बनाए और फिर उसके बाद उसको क्रॉस करे। 1 सेकंड में आपको क्लियर करके समझाता हूँ। मान लो कोई शेयर यहाँ आए ये और फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा और जब ये इसके जो भी इसने बनाया होगा यहाँ पे थोड़े टाइम 2-3 दिन का, और जब ये उसको ब्रेक करेगा तब मैं इसमें एंट्री करूँगा और मेरा इसमें एसएल होगा ये 1960 का। भले यहाँ 90 दिख रहा हो लेकिन मैं थोड़ा-सा इसको नीचे पकड़ के चलता हूँ कभी भी, तो 1960 के आस-पास का मैं यहाँ पे एसएल लूँगा, लेकिन तब लूँगा जब ये यहाँ पे गिरेगा थोड़ा-सा और फिर उसके बाद यहाँ पे 1-2 2-3 दिन कंसोलिडेट करके और जब उसको ब्रेक करेगा तब मैं उसमें एंट्री करूँगा, तब मेरा ये स्टॉप लॉस होगा। अदरवाइज़ अगर दूसरा सिनेरियो समझते हैं, अगर और यहाँ से गिरने के बाद ये और नीचे चले जाता है, तब मेरी इसमें एंट्री क्या होगी कि अगर ये नीचे आ जाता है तो समझ लो यहाँ से गिर के नीचे आ गया। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे 2-4 दिन नहीं, कम से कम 1-2 महीना यहाँ पे कंसोलिडेट करे फिर इसको ब्रेक करे, तब फिर मैं इसमें एंट्री लूँगा। अदरवाइज़ अगर ये मान लो यहाँ से ब्रेक करता है, फिर वापस ऊपर को आता है, तो मैं इसमें एंट्री अभी नहीं लेने वाला। फिर मैं जो भी आगे का सिनेरियो होगा वो बता दूँगा, लेकिन अभी करंट में मेरा यही सिनेरियो है कि अगर ये यहाँ पर इससे इस ट्रेंड लाइन से टकरा के वापस ऊपर आता है, 1-2 दिन यहाँ निकाल के एक रेंज बना के उसको ब्रेक करता है, तो फिर मैं उसमें एंट्री करूँगा। अदरवाइज़ मैं इसमें अगर नीचे जाता है फिर एकदम से ऊपर आता है, तो उसमें मेरा एंट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक है क्योंकि कंपनी की सेल्स और फंडामेंटल थोड़े ऊपर-नीचे हो चुके हैं। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर कहेंगे तो लॉन्ग टर्म में शेयर बहुत अच्छा है, ऊपर जाएगा। आप एक स्टेप वाइज़ अगर इसमें पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप पहली पोजीशन भले आप यहाँ पे कर ले सकते हैं, फिर दूसरी थोड़ा जब गिरेगा उसके बाद आप एवरेज उसको कर सकते हैं। बट हाँ, फिर से बता रहा हूँ ये कोई एडवाइस नहीं है या टिप नहीं है। कुछ भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करो। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो वीडियो में आप कमेंट करके पूछ लेना और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।